नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि आज कैसे मिडिल ईस्ट का यह युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देश दुनिया की जरा 25 बड़ी खबरें दिखा देते हैं। सीरिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक, दमिश्क एयरपोर्ट के पास हमला, सीरियाई मीडिया के हवाले से खबर। इजरायल का एक और जहाज हाईजैक, लाल सागर में हूती ने किया कब्जा। अब तक कुल 3 जहाजों पर कब्जा। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास धमाका, स्थानीय लोगों के मुताबिक कई धमाके हुए हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। इजरायली फाइटर विमानों के गाजा पर युद्ध विराम से पहले की बमबारी की तस्वीरें सामने आई। खंडहर में तब्दील दिखा इलाका। हमास ने की अपने कई वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि। गाजा में लड़ाई के दौरान इजरायली सेना ने बनाया निशाना। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की हत्या की। आईडीएफ ने कही मामले की जांच की जाएगी। हमास इजरायल में छिड़ी भीषण जंग के बीच जेनिन में मचा हाहाकार। ताजा हमले में एक घर को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की जबरदस्त फायरिंग, छोड़े गए आंसू गैस के गोले। आईडीएफ का जेनिन शहर और शरणार्थी शिविर पर हमला। आईडीएफ ने बुनियादी ढांचे को किया नष्ट। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ की बमबारी के बाद शरणार्थी कैंप में लगी आग। इजरायली सेना ने जेनिन में मचाया घमासान। जेनिन के सरकारी अस्पताल और इब्न सिना अस्पताल को आईडीएफ ने घेरा। इजरायल पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। लाल सागर की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को इजरायली लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की भीड़ पर दागे गोले। इजरायली जवानों ने रबर की गोलियां भी चलाई। उत्तरी गाजा से सामने आई तबाही की तस्वीरें। चारों ओर दिखी खंडहर की इमारतें। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में आईडीएफ को रोकने की कोशिश जारी। ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहला इलाका। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आईडीएफ ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले। हमास के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। हमास ने इजरायल पर समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप। का उत्तरी गाजा में कम पहुंची मदद। मापदंड के अनुरूप रिहा नहीं किए जा रहे कैदी। बंधकों की रिहाई पर थी इजरायली पीएम नेतन्याहू की नजर। ऑपरेशंस प्रमुख और खुफिया विभाग के कमांडर से भी की बात। हमास इजरायल सीजफायर के बाद छूटे बंधक पहुंचे वेस्ट बैंक। सैकड़ों लोगों ने किया स्वागत। इजरायली पीएमओ का बयान। कहा बंधक बनाए लोगों की लिस्ट आई सामने। बंधकों के परिवार से साझा की गई जानकारी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दूसरे बंधकों की रिहाई को लेकर धैर्य रखने की अपील की। कहा लौटने वाले सभी बंधकों से पूछे जा रहे अनुभव। राफा बॉर्डर के जरिए भेजी गई 200 ट्रक से अंतर्राष्ट्रीय मदद। खाने पीने के साथ मेडिकल सहायता भी भेजी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का दावा, 61 ट्रकों के साथ उत्तरी गाजा में भेजी गई मदद। वेस्ट बैंक के नेबलस शहर में आगजनी से मचा हड़कंप। इजरायली फोर्स पर आगजनी का आरोप। और फिलिस्तीन समर्थकों ने लंदन में निकाला मार्च। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की। तो देखिए, हमास के खिलाफ इजरायल की जंग आने वाले दिनों में और भीषण हो सकती है। बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध रोकने की डील के बीच ही इजरायल ने गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक के इलाके में हमले तेज कर दिए। ईरान पर ही इजरायल और अमेरिका की टेढ़ी नजर है, क्योंकि इन दोनों देशों पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर रहे हैं। ये जंग ईरान अगर पहुंची तो उसकी आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। इसकी चेतावनी भी जारी हो चुकी है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ चुकी इस दुनिया को अब सिर्फ भारत से आस है। विश्व शांति की उम्मीदों का केंद्र भारत क्यों है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। एक तरफ बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में युद्धकाल विराम।
तो दूसरी ओर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सेना को कोहराम। इजरायल के तेवर से साफ है कि बंधकों की रिहाई की डील पूरी होते ही हमास के खिलाफ उसकी आर पार की लड़ाई का अगला चरण शुरू हो जाएगा। इस जंग का अगला चरण और भयानक होगा। अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा गाजा पट्टी में पहले दौर के हमले से लगाया जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बारूदी लड़ाई वैसे तो बीते 75 साल में कभी नहीं थमी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल के आक्रोश की जो आग भड़की, उसमें हमास के साथ गाजा पट्टी का संपूर्ण विनाश तय माना जा रहा है। हमास और इजराइल की लड़ाई में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी है। अरब देशों की अगुवाई वाला एक गुट है जो इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में खड़ा है, जबकि अमेरिका की अगुवाई में ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं। इस खेमेबंदी की वजह से ही यह खतरा गंभीर हो गया है कि कहीं इजराइल और हमास की लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई तो क्या होगा। चीन समेत दुनिया के कई एक्सपर्ट्स तो चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा पट्टी की लड़ाई में ईरान की सक्रियता बढ़ी तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश के खतरे से बचाने के लिए अब सबकी उम्मीदें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने गाजा के संकट के दौरान सही को सही और गलत को गलत कहने का दम दिखाया। बाईस नवंबर 2023। नमस्कार। आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के संगठन G20 के वर्चुअल सम्मेलन का ऐलान पीएम मोदी ने सितंबर में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान ही कर दिया था। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे मुश्किल हालात में G20 वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि यह समय इजराइल को घेरने या उकसाने का नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोजने का है। आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज विश्व की मानवता की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। G20 वर्चुअल समिट से एक दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स देशों के नेताओं की स्पेशल वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी।
जिसमें इजराइल के बंधक संकट और गाजा पर इजरायली सेना के विध्वंस पर चर्चा होनी थी। सम्मेलन से पहले ही भारत के अलावा ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों ने इजराइल के हमलों को ज्यादती बताना शुरू कर दिया था। ब्रिक्स की इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। ब्रिक्स के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में साझा बयान जारी किया गया, जिसमें हमास के कब्जे से सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई, जबकि भारत के अलावा अन्य देशों ने इजराइल को चेतावनी दे डाली कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिश ठीक नहीं है। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर ही दोहराया कि उसकी नीति इंसानियत के पक्ष में है। We are all aware that the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. Subsequent developments have deepened our concern even more as we witness large-scale civilian casualties and a humanitarian crisis. We strongly condemn any death of civilians. Excellencies, along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. बात से ही विवाद हल होगा, यही बात पीएम मोदी ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी कही थी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूरोप के देशों को परमाणु युद्ध की खुली धमकी दे चुके थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रपति पुतिन को समझाया कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के समझाने के 1 साल बाद भी रूस ने यूक्रेन में युद्ध विराम क्यों नहीं किया। भारत की इस शांति नीति का फायदा क्या हुआ? तो इसका जवाब पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने दिया। उन्होंने अमेरिका के सरकारी न्यूज प्लेटफॉर्म PBS यानी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिए इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु हमले की धमकी गंभीर थी। ये खतरा टालने में बड़ा योगदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। The president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. And I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. बड़े संकट को शांति से ही निपटाया जा सकता है। किसी को डराने या धमकाने से हालात बिगड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यही मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास युद्ध में भी दुनिया को समझाया है। जानकार मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये बात पूरे विश्व को समझ में आएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर युद्ध का अंतिम फैसला बातचीत के टेबल पर ही होता है, चाहे युद्ध विराम का समझौता हो या फिर सरेंडर का दस्तावेज। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल अपना बदला पूरा करने के लिए हमास को खत्म करने की जिद पर अड़ा है। और इस चक्कर में गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजरायली सेना के हमले तेज हो गए। इस जंग में यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से हालात बिगड़ने का अंदेशा है। इन दोनों हथियारबंद संगठनों को हथियार और समर्थन ईरान से ही मिलता है।
इसीलिए इजराइल और अमेरिका मान चुके हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ रहा है। ईरान भी लगातार धमकी दे रहा है कि फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला मध्य पूर्व एशिया में बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। वो बड़ी जंग तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध भी हो सकता है। इसी चिंता में घिरा विश्व अब भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि भारत ही है जो इजराइल, अमेरिका, ईरान, रूस और अरब देशों को मुंह पर बोलने का साहस रखता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो दो देशों के किसी भी विवाद में किसी एक का पक्ष लेने से शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। भारत की यही नीति मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कर सकती है। यह सच्चाई है कि आज की तारीख में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन पर अमेरिका और इजराइल को भरोसा है, तो ईरान और अरब देशों के नेता भी उनकी सलाह गौर से सुनते हैं। कूटनीति के दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े देशों के बीच पीएम मोदी की विश्वसनीयता क्यों है, यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने से 14 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के मिडिल ईस्ट का नक्शा लेकर पहुंचे थे। 23 सितंबर 2023 संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाने वाले जिस आर्थिक गलियारे को विश्व शांति का नया रास्ता बता रहे थे, वो रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से निकला था। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने एक धरती एक परिवार की अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया था। इजराइल को लंबे समय तक अपना दुश्मन मानने वाला सऊदी अरब भी इस समझौते के साथ था। ये पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। लेकिन इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने इस दोस्ताना पहल को भी पलीता लगा दिया। अमेरिका और इजराइल को शक था कि यह हमला ईरान की साजिश का नतीजा है। There is an Iranian evil effort to undermine the entire regional situation. Let me remind your viewers, about a month and a half ago or so, 2 months ago, in the G20 summit, where Prime Minister Modi was there, President Joe Biden of the United States announced a special corridor of energy and communications and business and science from Israel all the way down to India, through Saudi Arabia and the Gulf and Jordan. An amazing, amazing vision that connects all of us together. But somebody decided that they want to derail this effort of inclusion. इजराइल की सरकार और सेना को हमास से बदला लेना था, जो बंधकों को छुड़ाने और इजराइल के लोगों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था। पहले यही माना गया कि कुछ हफ्तों तक गाजा पट्टी पर बारूद बरसाने के बाद इजराइल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमास और इजराइल के बीच ऐसा होता रहा है। लेकिन हमास पर हमला होते ही ईरान समेत मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों ने इजराइल से हमदर्दी जताने और हमास को लानत भेजने के बजाय इजराइल को ही खलनायक बताना शुरू कर दिया।
according to the information that we have, that it is the U.S. that is running this war, that is managing it, and it is a proxy war, and Israel is doing this on behalf of the U.S. But the U.S. is running the war. वहीं अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी अपना पक्ष चुन लिया। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। इजराइल के समर्थन और विरोध में लामबंद हुए देशों ने तस्वीर का वही पहलू देखा जिसमें उनका फायदा था। सिर्फ भारत ही था जिसने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया। हम सब के लिए चिंता का विषय है। और इजराइल को भी आईना दिखाया कि हमास को खत्म करने के चक्कर में बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर हमला सरासर गलत है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। गाजा युद्ध के दौरान सिर्फ भारत ही था जो पूरी तरह से तटस्थ दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट को रोकने के लिए सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह सक्रिय हो गए। उन्होंने इजराइल समेत उन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से संपर्क साधा जो हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। हमास पर हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अक्टूबर को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास को फोन लगाया। 23 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के मसले पर पीएम मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह की फोन पर लंबी बातचीत हुई। 29 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को फोन करके पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट का संकट सुलझाने पर चर्चा की। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और फिर यूएई के पीएम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से फोन पर बात की। मुद्दा यही था कि इजराइल और हमास की जंग को मिडिल ईस्ट में फैलने से कैसे रोका जाए। जब हमास और इजराइल की लड़ाई ईरान तक फैलने की आशंका गहराने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 नवंबर को ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। हर देश के नेता को पीएम मोदी ने यही समझाया कि हमास और इजराइल की जंग अगर और भड़की तो पूरी दुनिया इस आग में जल जाएगी। सभी देशों के सामने पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत का रुख आज भी यही है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करें और शांति से रहें। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति का इकलौता रास्ता वही है जो भारत बता रहा है, 2 स्टेट थ्योरी और बातचीत से विवादों का हल। भारत की बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि इसमें भारत का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ के आधार पर फैसला करना होता तो पीएम मोदी के लिए पक्ष चुनना बहुत आसान था। अपने रणनीतिक स्वार्थ के तहत भारत सीधे सीधे इजराइल का पक्ष लेकर अमेरिका और यूरोप को रिझा सकता था। हमास के हमले को नजरअंदाज करके फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने में भी भारत को फायदा था, क्योंकि तब वो उन अरब देशों की नजर में हीरो बन जाता जो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। लेकिन गाजा संकट को भारत ने अपने स्वार्थ के नजरिए से नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ग्लोबल संकट माना जिससे निपटने का एक ही तरीका है, वन अर्थ वन फैमिली। और डिसिसिव बनाएंगे। एक साल में हम सब ने मिलकर ये करके दिखाया है। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। फिलहाल गाजा में जंग के 51 दिन बीत चुके हैं। अगर बंधकों की रिहाई की डील आगे नहीं बढ़ी तो 24 घंटे बाद फिर से गाजा पट्टी में बारूदी घमासान शुरू हो जाएगा, जो इस बार पहले से घातक होगा, क्योंकि अब इस जंग के दायरे में फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका भी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है गाजा से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पहुंचे हैं। उत्तरी गाजा पहुंचे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमास की नष्ट सुरंगों में भी नेतन्याहू गए हैं। आईडीएफ जवानों का नेतन्याहू ने हौसला बढ़ाया है। ये नेतन्याहू की तस्वीरें उत्तरी गाजा की हैं। नेतन्याहू ने उस समय आईडीएफ जवानों से कहा, जीत तक हमारी जंग जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कैसे कंधे पर हाथ रखकर उनको यहां पर उनका हौसला बढ़ाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री गाजा पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 4 देशों ने विनाशकारी चतुर्भुज बना दिया है और इस चतुर्भुज के केंद्र में है सुपर पावर अमेरिका। 4 देशों की इस चौकड़ी से अमेरिकी सरहद एटमी नोक पर आ गई है। आखिर किस तरह पहली बार अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और कैसे वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदलने लगा है और अमेरिका की बादशाहत को हर देश चुनौती देने लगा है। इतिहास में पहली बार अमेरिका खुद को असहाय महसूस कर रहा है। पुतिन से लेकर जिनपिंग और रईसी से लेकर किम जोंग उन अमेरिका के खिलाफ कौन सी खौफनाक प्लानिंग कर रहे हैं, यह आपको यह स्पेशल रिपोर्ट बताएगी। जिस अमेरिका की दुनिया में तूती बोलती थी, जो अमेरिका सुपर पावर का दम भरते हुए ग्लोबल ऑर्डर लीड करता था, जो अमेरिका खुद को महाशक्ति मानते हुए दुनिया के हर हिस्से में अपना वर्चस्व दिखाता था, आज वो अमेरिका ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसने दुनिया के चारों कोनों में अपने दुश्मन बना लिए हैं। आज वो अमेरिका ऐसे हालात का सामना कर रहा है जो उसने कोल्ड वॉर में भी नहीं देखे। दुनिया के 2 हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन में महाविनाश जारी है, तो वहीं अब इजराइल हमास युद्ध में भीषण नरसंहार हो रहा है। लेकिन दुनिया एक नए बैटल के लिए तैयार हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया उस ऐतिहासिक पड़ाव से गुजर रही है जहां सुपर पावर्स ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं और इसका अंजाम है विश्व विनाशक त्रासदी। चार देशों के चतुर्भुज ने दी अमेरिका की सत्ता को चुनौती। अमेरिका में बची हलचल, बच गया एटमी प्रहार का बिगुल। पुतिन, जिनपिंग, रईसी और किम, गाजा की आग, बाइडेन तक राख। आ गया विनाशक मोड़, जल थल नभ से होगा आक्रमण। ये इतिहास में पहली बार है, ये वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पहली बार है, ये पहली बार है जब एक साथ कई देशों ने सीधे अमेरिका के बादशाहत को चुनौती दी है।
पहली बार वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है और इसी के साथ एटमी महाविनाश का ट्रिगर दब गया है। यूक्रेन में रूस का बारूदी ज़लज़ला अभी थमा भी नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज गया है और इसके टारगेट पर है अमेरिका। अब समझिए कैसे। बाइडेन के 4 दुश्मन जो उन्हें धमकी दे रहे हैं। पहले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, तीसरा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और चौथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इन चारों ने तय कर लिया है कि वो अमेरिका के बादशाहत को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन चारों ने ऐसी हलचल मचा दी है जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है और अमेरिका से डायरेक्ट जंग का सायरन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस ने भी बजा दिया है। समंदर में अमेरिका को अपनी शक्ति पर गुमान है। अमेरिका खुद को समंदर का शिकारी मानता है क्योंकि उसे अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर पर नाज है। समंदर में अमेरिका की ये वो ताकत है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए अमेरिका खुद को दुनिया का किंग मानता है। लेकिन अमेरिका के दुश्मन रूस ने अमेरिका की इसी ताकत को चुनौती दी है। यह ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किया है। सर्गेई शोइगु ने कहा, रूस अब ऐसे वॉरशिप्स बनाएगा जिस पर हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल तैनात की जा सकेंगी। रूस खास तौर से ऐसे वॉरशिप्स बनाएगा जो समंदर में किसी भी टारगेट को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकेंगे। ऐसे वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप स्ट्राइक ग्रुप्स को भी निशाना बना सकेंगे। यानी रूस ने समंदर में खुद को सर्वशक्तिमान बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मिलिट्री डिपार्टमेंट बोर्ड की मीटिंग में ही शोइगु ने अमेरिका का नाम लेते हुए किसी भी तरह के खतरे से निपटने की बात कही है। शोइगु ने कहा, अमेरिका से मिलने वाली किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए रूस तैयार है और रूस को कमजोर करने की किसी भी अमेरिकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। समंदर में यूएस कैरियर ग्रुप्स रूस को किसी भी तरह से नहीं डरा सकते। इसलिए अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस समंदर में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी रूस का पूरा फोकस समंदर पर है और रूस ने तय कर दिया है कि भले ही अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर दुनिया के देशों को डराता हो, लेकिन रूस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और रूस किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। इसके लिए रूस ऐसी तैयारियों में लगा है जिसने पेंटागन तक को परेशान कर दिया है। रूस ने अब अपने हर वॉरशिप पर बेहद घातक मिसाइल्स तैनात करने की कसम खा ली है जिससे वो समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट कर सके। रूस का पहला ब्रह्मास्त्र है P700 ग्रेनेड मिसाइल। इसका वजन है 7000 किलो। इसकी वॉरहेड क्षमता है 750 किलो। इसकी स्पीड है 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 625 किलोमीटर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करने में सक्षम है। रूस का दूसरा ब्रह्मास्त्र है P800 ऑनिक मिसाइल। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल ज्यादातर रूसी वॉरशिप में तैनात है। रूस का तीसरा ब्रह्मास्त्र है 3M22 जिरकॉन मिसाइल। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 9878 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। इसकी वॉरहेड क्षमता है 400 किलो। और रूस का चौथा ब्रह्मास्त्र है
एडमिरल गोलोवको वॉरशिप। ये प्रोजेक्ट 22350 का तीसरा वॉरशिप है। ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। ये कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइल से भी लैस है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप्स में से एक है। ये रूस के घातक ब्रह्मास्त्र हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर कहर ढा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, रूस ने पिछले महीने ही जमीन, आसमान और समंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जबरदस्त ड्रिल भी की है। लैंड बेस्ड साइलो, न्यूक्लियर सबमरीन और बॉम्बर एयरक्राफ्ट से रूस ने वो टेस्ट किए हैं जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक को हिलाकर रख दिया है। जाहिर है रूस ने अमेरिका को टारगेट करने के लिए अपने वॉर वेपन रेडी करना शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार रूस को नीचा दिखाने के लिए बयान जारी कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में रूस की हार हो रही है, इसीलिए वो दूसरे देशों की शरण में जा रहा है। Beginning of the war in Ukraine, it's clearly what is happening in Ukraine is not falling in Russia's favor, and so we've seen Russia continue to seek out support from other countries such as the DPRK and Iran. We know Iran is supplying them with drones that you're seeing hit in Ukrainian cities, civilian infrastructure, and so we are closely aware of the deepening relationship with Russia and Iran. And अमेरिकी प्रेस में पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह का बयान दुनिया भर में गया। इसमें कहा गया कि रूस की हार हो रही है और यही पुतिन को बर्दाश्त नहीं। पुतिन इसे सबसे बड़ा झूठ मानते हैं। पुतिन कहते हैं अगर रूस हार रहा है तो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, पुतिन ने चुटकी लेते हुए बाइडेन को अपने यहाँ चाय पर भी बुला लिया। Если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим тогда? Зачем атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно. Во-первых, это, конечно, наносит вред. И это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. पुतिन कहते हैं वॉर इज वॉर, यानी जंग जंग होती है और इस जंग में सब कुछ जायज है। अगर अमेरिका को रूस की हार पर इतना ही यकीन है तो वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद क्यों नहीं करता। यानी साफ है, अब तक रूस अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, लेकिन अब रूस ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। तो वहीं अमेरिका भी रूस के मंसूबों से वाकिफ है, इसीलिए अक्सर ही बाइडेन से सवाल पूछे जाते रहे हैं, अगर रूस ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तब क्या होगा। इसका जवाब भी बाइडेन के पास नहीं है। Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons? Don't. It will change the face of war unlike anything since World War II. And the consequences of that would be what? What would the U.S. response be? Do you think I would tell you if I knew exactly what it would be? Of course I'm not going to tell you. It'll be consequential. They'll become more of a pariah in the world than they ever have been, and depending on the extent of what they do will determine what response would occur. यानी न्यूक्लियर अटैक के सवाल पर बाइडेन निशब्द नजर आते हैं और अमेरिका को भी कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि अब रूस अमेरिका से आर पार की जंग चाहता है, और ये रूस के तेवरों से साफ भी हो गया है। अमेरिका की मुश्किल सिर्फ रूस ही नहीं है, अमेरिका का दूसरा बड़ा दुश्मन भी एक्टिव है, और वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। किम जोंग ने अपने एक्शन से वर्ल्ड लेवल पर नई हलचल मचा दी है। 7 महीने पहले ही किम जोंग ने ऐलान कर दिया था कि वो यूएस साउथ कोरिया के मिलिट्री एक्शन पर नजर रखेगा,
उसने देश की पहली स्पाई सैटेलाइट बना ली है और अब किम जोंग ने उन स्पाई सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को भी देखना शुरू कर दिया है और अमेरिका के लिए ये रेड सिग्नल है। किम जोंग ने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल समेत उन शहरों की तस्वीरें देखी जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। किम जोंग ने सियोल, मोकपो, कुनसान, प्योंगटे और ओसान शहरों की तस्वीरें देखी। सभी शहरों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। ये तस्वीरें तब ली गईं जब किम की सैटेलाइट इन शहरों के ऊपर से गुजरी। किम जोंग ने अपरा हार्बर स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस की तस्वीर भी देखी। अमेरिकी सेना के दूसरे प्रमुख सैन्य ठिकानों की एरोस्पेस तस्वीरें भी देखी। इन तस्वीरों को प्रशांत क्षेत्र में गुआम के ऊपर आसमान पे लिया गया था। इससे ठीक पहले उत्तर कोरिया ने स्पाई मिलिट्री सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करके अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया समेत जापान को बड़ा झटका दिया था। किम अपनी बेटी के साथ पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सैटेलाइट प्रोग्राम में शामिल लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं अमेरिका की नॉर्थ कोरिया के स्पाई सैटेलाइट से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पैनी नजर है। Are aware of the DPRK's launch of a space launch vehicle and are consulting with ROC and Japan, as well as other regional allies and partners. So I can confirm that we are aware of that, but we're still assessing the success of the launch. नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ रही परमाणु धमकियों के बीच अमेरिका और साउथ कोरिया लगातार मिलिट्री ड्रिल्स करते रहते हैं। कुछ महीनों पहले अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की थी। 12 दिन की एरियल एक्सरसाइज में 110 वॉर प्लेन्स शामिल हुए थे। तो वहीं अमेरिकी थ्रेट को लेकर नॉर्थ कोरिया भी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है। कुछ वक्त पहले नॉर्थ कोरिया ने पहली बार सॉलिड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। साथ ही किम जोंग खुलेआम अमेरिका को धमकाता भी रहा है। कुछ दिनों पहले किम जोंग ने कहा था, हमारा देश एटमी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर अमेरिका या साउथ कोरिया से जंग होती है तो हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने में नहीं हिचकेंगे। यानी साफ है, ये अमेरिका का वो दुश्मन है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तानाशाह कब अमेरिका के किस हिस्से को धमाके से दहला दे, कहना मुश्किल है। अमेरिका के दुश्मनों में तीसरा नाम है ईरान। एक तरफ गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका को टारगेट करते हुए अपना नया ब्रह्मास्त्र दिखा दिया है। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के सामने इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया गया। इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने ईरान के नई हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि ये ईरान की ओर से अमेरिका और इजराइल को नई धमकी है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल इजराइल और अमेरिका दोनों देशों की सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बाईपास करने की क्षमता रखती है। ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 दिखाई है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड से लैस है। इसमें ठोस ईंधन वाला गोलाकार इंजन और नोजल है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर जा सकती है। ये हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड कर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1400 किलोमीटर के टारगेट को खाक कर सकती है। कुछ समय पहले ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली है, जिसे इजराइल के साथ अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। वहीं ईरान पर अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने का भी आरोप लग रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी ठिकानों पर लगातार एक के बाद एक अटैक हुए।
ईरान के प्रॉक्सी जाल से बाइडेन और उनकी सेना परेशान है। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट, ये वो अस्त्र हैं जिससे ईरान के प्रॉक्सी इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक कई हमले हुए। ड्रोन हमलों से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के कई मिलिट्री बेस दहल उठे। हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद इन हमलों को रोक नहीं पाया। इराक के अल हरीर और सीरिया के एन अल असद बेस पर हमले हुए। इन हमलों के वीडियो भी जारी किए गए। और फिलहाल यहां पर रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।